पहला हमारे पास न्यूज है अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन। आइए देखते हैं किसका अपॉइंटमेंट कहां पे हो रहा है। यहाँ पे ना देखिए, फॉर्मर इंडिया वुमेन्स टीम कैप्टन जिनका नाम है शांता रंगास्वामी, इनको इलेक्ट किया जा रहा है एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। देखिए, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, ठीक है, ये बॉडी को स्टैब्लिश कब किया गया था? 2019 में। और बीसीसीआई इसको रिकॉग्नाइज भी करती है, याद रखना, बीसीसीआई इसे रिकॉग्नाइज करती है। 2019 को इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था, 2019 के अंदर, ठीक है। अब इसी के प्रेसिडेंट के पोस्ट पे किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है? शांता रंगास्वामी का। सो शांता रंगास्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। ये एक वो बॉडी है जिसे बीसीसीआई रिकॉग्नाइज करता है। ये एक क्रिकेटर्स का एसोसिएशन, आपने देखा होगा कंपनीज में वर्कर्स का एसोसिएशन होता है, टीचर्स के लिए टीचर्स का एसोसिएशन फॉर्म किया जा सकता है, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स का एसोसिएशन फॉर्म किया जा सकता है। वैसे ही क्रिकेटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे शांता रंगास्वामी जी का अपॉइंटमेंट हो रहा है। ये फॉर्मर इंडियन वुमेन्स टीम की कप्तान है। इसके अलावा क्रिकेटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पोस्ट पे किसे अपॉइंट किया जा रहा है? वेंकट सुंदराम को अपॉइंट किया जा रहा है। ये दिल्ली रणजी टीम के क्रिकेटर रह चुके हैं। ट्रेजरर यानी कि जो पैसों का लेखा जोखा रखेगा, पैसों के बारे में चीजें डेटा रखेगा, उसके पोस्ट पे यहाँ पे दीपक जैन को अपॉइंट किया जा रहा है। एंड साथ ही साथ ज्योति थाटे एंड संतोष सुब्रमण्यम जी को मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है। समझ गए? सिंपल सी एक न्यूज थी। क्या न्यूज था सर? न्यूज ये था कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में शांता रंगास्वामी जी को अपॉइंट किया जा रहा है। सेक्रेटरी के पोस्ट पे वेंकट सुंदरमन जी को, ट्रेजरर के पोस्ट पे दीपक जैन एंड मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट पे ज्योति थाटे एंड संतोष सुब्रमण्यम। ये एक न्यूज हो गया। इस पर्टिकुलर इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन में, है ना, इस पर्टिकुलर इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अंदर आपको बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि बीसीसीआई इन्वॉल्व होगी भैया इसमें। बीसीसीआई ऑब्वियस सी बात है इसमें इन्वॉल्व होगी। तो बीसीसीआई के कौन से मेंबर्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे आईसीए के एथिक्स काउंसिल के अंदर बीसीसीआई की सुधा शाह एंड वी चामुंडेश्वरा नाथ देखने को मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? मैंने ये कहा कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन को फॉर्म किया गया 2019 में। ये क्रिकेटर्स के राइट के बारे में बात करेगा, इसे बीसीसीआई रिकॉग्नाइज कर रही है। तो बीसीसीआई के कुछ मेंबर्स होंगे जो कि यहाँ पे चीजों को देखने का काम करेंगे। उसमें महिला की तरफ से सुधा शाह है एंड पुरुष की तरफ से वी चामुंडेश्वरा आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के भी मेंबर हैं जिनका नाम है शुभांगी कुलकर्णी। ठीक है, सिग्निफिकेंस इस अपॉइंटमेंट का ये है कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन में पहली बार, ठीक है, फीमेल प्रेसिडेंट और फीमेल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में महिला आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे शुभांगी कुलकर्णी, यहाँ पे शांता रंगास्वामी, तो दोनों महिला है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बताइए, who has been elected as president of Indian Cricketers Association in the year 2025? Recently Indian Cricketers Association के, है ना, प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? क्या ये शुभांगी कुलकर्णी है, सुधा शाह है, मिताली राज है, ज्योति थाटे है, या फिर शांता रंगास्वामी है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर्स आने चाहिए। जब ये क्लास प्रीमियर पे लगा होगा, मैं सभी के आंसर्स देख रहा हूँ कि किसके आंसर आए हैं, किसके आंसर नहीं आए हैं। जिसके आंसर्स आएंगे उसको एक ठेकुआ ज्यादा मिलने वाला है भैया, प्रसाद का एक ठेकुआ ज्यादा मिलेगा। कौन हो जाएंगे वो? शांता रंगास्वामी। वेरी गुड। चलिए, अगला हमारे पास है रैंकिंग रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। रैंकिंग रिपोर्ट्स इंडेक्स से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आपसे पूछा गया है कि बोला गया है इंडिया सरपासेस चाइना इन ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। देखो यहाँ पे एयर पावर रैंकिंग की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि दुनिया की पावरफुल एयरफोर्स कौन सी है, दुनिया की पावरफुल एयरफोर्स कौन सी है, ये रिपोर्ट बताने की कोशिश कर रहा है। तो दुनिया की पावरफुल एयरफोर्स के मामले में तीसरे पोजीशन पे कौन आ गया है? इंडिया आ गया है। इंडिया ने किसे पीछे छोड़ा है? तो इंडिया ने
चाइना को पीछे छोड़ा है। इंडिया से पहले सेकंड पोजीशन पे आपको रशिया देखने को मिलेगा और फर्स्ट पोजीशन पे एज यूजुअल आपको यूएसए देखने को मिलेगा। सो किस देश की एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग है, ये इस रिपोर्ट में आपको पता चलने वाला है। आइए, so the Indian Air Force has overtaken China's People Liberation Army Air Force to rank third globally in the World Directory of Modern Military Aircraft 2025 ranking. एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 रैंकिंग विच इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, तो आप बोलोगे सर यूएसए, सेकंड पे सर रशिया, थर्ड पे सर इंडिया एंड फोर्थ पे चाइना आपको देखने को मिलेगा। रशिया का पोजीशन सेकंड है सर, यूएसए का पोजीशन फर्स्ट है सर, है ना, इंडिया की पोजीशन थर्ड है सर। वही अगर मैं इंडिया की नेवल एविएशन की बात करूं, तो इसकी रैंकिंग 27th होगी। नेवल एविएशन का मतलब क्या होता है? नेवल एविएशन का मतलब होता है, देखो नेवीज के पास भी कुछ उड़ने वाली व्हीकल्स होती है, फाइटर क्राफ्ट्स होते हैं, तो उस मामले में 27th पोजीशन है इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का नंबर 1 पोजीशन है, यूएसए का नंबर 1 पोजीशन है, रशिया सेकंड पे है, इंडिया थर्ड पे और चाइना फोर्थ पे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 रैंकिंग व्हिच वाज रिसेंटली रिलीज्ड। ठीक है, अच्छा, इंडिया की रैंकिंग थर्ड पे है सर, लेकिन इंडिया के पास है क्या? तो इंडिया के पास आप देखोगे 31.6% ऑफ द टोटल जितने भी हमारे पास व्हीकल्स हैं, इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, 29% हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं एंड 21.8% ट्रेनर्स हैं। ठीक है, इंडिया का जो यूनिट है, एयरफोर्स का यूनिट है, इसे बैलेंस यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा याद रखना, एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है सिप्री का रिपोर्ट। सिप्री एक स्टॉकहोम बेस्ड एंटिटी है जो कि डेटा कलेक्ट करने का काम करती है कि भैया किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, कौन सा देश कितना ज्यादा वेपन्स को इंपोर्ट कर रही है, कौन सा देश सबसे ज्यादा वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड की अगर मैं बात करूं, तो इस मामले में टॉप पोजीशन पे आपको रशिया देखने को मिलेगा, सेकंड पोजीशन पे आपको यूएसए देखने को मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे आपको चाइना देखने को मिलेगा। लेकिन वही में अगर नंबर ऑफ वेपन्स इंपोर्ट्स की बात करूं कि कौन सा देश सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग टॉप पे हो जाएगी। वहीं सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं पे यूएसए की रैंकिंग टॉप पे हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया, सेकंड सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में रशिया आपको टॉप पोजीशन पे देखने को मिलेगा। चलिए बताइए इसका आंसर। According to the World Directory of Modern Military Aircraft 2025 ranking, which country's air force is ranked third globally? कौन से देश की एयरफोर्स ग्लोबली थर्ड पोजीशन पे है? फटाफट से सबके आंसर्स आने चाहिए, जल्दी से बताइए भैया, सबके आंसर्स फटाफट से आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडिया। ठीक है, गोवा सर क्यों है ऑप्शन में, मुझे भी नहीं पता गोवा ऑप्शन में क्यों रखा हुआ है। तो थर्ड कौन हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज आरबीआई का सर्कुलर्स है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स की न्यूज है। बैंक कस्टमर्स कैन नाउ ऐड अप टू 4 नॉमिनीज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर। 1 नवंबर से ये नियम कानून इंप्लीमेंट होने वाला है कि यहाँ पे जो बैंक के कस्टमर्स हैं, वो अपने कम से कम 4 नॉमिनीज को अपॉइंट कर सकता है। 4 नॉमिनीज को अपॉइंट कर सकता है, मतलब मान लीजिए मैंने अपना एक एफडी खुलवाया, मैंने एक अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया, करंट अकाउंट खुलवाया है, तो इसमें जो है अब मैं 4 नॉमिनीज को अपॉइंट कर सकता हूं। तो फ्रॉम 1 नवंबर 2025 कस्टमर्स कैन नॉमिनेट up to 4 individuals as per bank account under the Banking Law Amendment Act of 2025. The Banking Law Amendment Act of 2025 अब इम्प्लीमेंट हो रहा है और इस वजह से ये न्यूज आपके सामने है। तो 1 नवंबर आने वाला है, 1 नवंबर से बैंक अकाउंट होल्डर्स अब अपने 4 नॉमिनीज को इलेक्ट कर सकते हैं, 4 नॉमिनी को बना सकते हैं। ये बात याद रखना। जो क्लेम सेटलमेंट्स है उसको फास्टन अप करने के लिए,
ठीक है। डिपॉजिट्स की बात करूं तो डिपॉजिट्स में मैक्सिमम 4 नॉमिनीज आप अपॉइंट कर सकते हैं। लॉकर्स की बात करूं तो यहाँ पे सक्सेसिव नॉमिनेशन अलाउड है, यानी कि मेरा सक्सेसर ही मेरा नॉमिनी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे जो डायरेक्टर्स हैं उनके टेन्योर को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट लिमिट को 2 करोड़ कर दिया गया है। सो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025, जिसके बारे में हमने एक सेपरेट सेशन देखा था, उसमें हमने ये बातें ऑलरेडी की थी, क्योंकि 1 तारीख नजदीक है, ये इंप्लीमेंट होने वाला है, और इसीलिए ये बातें दोबारा से हम लोग कर रहे हैं कि आप डिपॉजिट्स में 4 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। लॉकर्स के केस में सक्सेसिव आदमी जो होगा, आपका जो सक्सेसर होगा वही आपका नॉमिनी होगा। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स होंगे उसके टेन्योर को 10 साल भी कर दिया गया है, ठीक है। बताइए जरा, अंडर द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025, हाउ मेनी नॉमिनीज कैन अ बैंक कस्टमर ऐड टू देयर अकाउंट? तो यहाँ पे बैंक कस्टमर अ मैक्सिमम ऑफ, ये मैक्सिमम है याद रखना, मैक्सिमम वो 4 नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। ऑप्शन और डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्लियर है बात? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आवाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी चीज से, हैंडराइटिंग से रिलेटेड कोई इश्यू होगी तो भैया इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूं, है ना। इस तरीके से क्लास लेने में यूज्ड टू नहीं हूं, लेकिन धीरे धीरे सुधार आएगा। जैसे आपकी भी प्रिपरेशन में सुधार आता है, आपके भी कोर्स में सुधार आता है, वैसे ही धीरे धीरे क्लासेस लेते लेते इसमें भी हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आवाज से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करेंगे, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। स्पोर्ट्स एंड गेम्स का न्यूज है। बोला है जो इंडिया की जूनियर मेंस हॉकी टीम है, ये सुल्तान जोहर कप के फाइनल में हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया से। भैया ऑस्ट्रेलिया पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये हरफन मौला है। क्या है भैया? ऑलराउंडर है ये। कोई भी गेम देख लो, चाहे आप ओलंपिक्स देख लो, चाहे आप पैरालंपिक्स देख लो, बैडमिंटन देख लो, है ना, फुटबॉल देख लो, क्रिकेट देख लो। क्रिकेट में तो भैया माई बाप है ये। क्रिकेट में तो इनकी वुमेन्स टीम साथ ही साथ मेंस टीम दोनों ही खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग पीछे नहीं छोड़ रहे भैया। जो सुल्तान जौहर कप ट्रॉफी है, इसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2-1 से हरा दिया है। सुल्तान जौहर कप एक हॉकी का टूर्नामेंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पे आप देखोगे मलेशिया के जौहर बहरूर में सुल्तान ऑफ जौहर कप का फाइनल हुआ, 18 अक्टूबर को हुआ। फाइनल स्कोर था इंडिया ने 1 गोल दागा, ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल दागा। चलिए बताइए, सिंपल सी न्यूज थी। हु वॉन द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 फाइनल? आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। किसका किसका आंसर सही आया कमेंट सेक्शन में अपने ये बात शेयर कर देंगे, किसका किसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर? हाँ जी, यहां तक बातें क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज की तरफ। अगला न्यूज आपके समक्ष ये रहा, डिफेंस अफेयर्स की न्यूज है। क्या कह रहा है? इंडियन नेवी इंडक्ट्स माहे फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। सर यहाँ पे शैलो का स्पेलिंग गलत है सर, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है, यानी कि कम पानी में भी ऑपरेट करेगा ये, है ना, कम पानी में भी ऑपरेट करेगा। और सबमरीन्स को देखो, सबमरीन्स चलते कहां हैं? सबमरीन्स पानी के नीचे चलते हैं, है ना। तो इन सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए, इन सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, इन सबमरीन्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए, है ना, हमने अपना खुद का, इंडिजिनियस का मतलब होता है खुद का, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को डेवलप किया है, जिसका नाम है माहे, और इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया है। बिल्कुल इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है।
इंडियन नेवल शिप माहे, जो कि एंटी सबमरीन यानी कि सबमरीन को मार गिराएगी, सबमरीन को ट्रैक करेगी, डिटेक्ट करेगी, काउंटर बैलेंस करेगी, इवन कम पानी वाले एरियाज में भी दौड़ा दौड़ा के भैया उनको ट्रैक करेगी. So the Indian Navy received Mahe, the first of eight anti-submarine warfare shallow water craft on 23rd October 2025. तो 8 बनाने वाले हैं, जिसमें से माहे को इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है. बनाने वाली कंपनी कौन सी है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड. ठीक है, इसका नाम माहे इसलिए रखा गया है क्योंकि माहे एक पोर्ट टाउन आपको देखने को मिलेगा, एक बंदरगाह वाला टाउन देखने को मिलेगा पुडुचेरी के अंदर. ये जो शिप बना है माहे, ठीक है, जो शिप माहे बना है, इसमें 80% चीजें वो है जो कि भारत की है, इंडिया की है, यानी कि इंडिजिनियस कंटेंट कितना है? 80%. क्या क्या करेगी सर? पानी के नीचे जाकर सर्विलेंस करेगी, सबमरीन को मार गिराएगी, है ना, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस करेगी, माइन लेइंग इन कोस्टल वाटर्स. ठीक है, इन सब इसकी कैपेबिलिटीज होने वाली है. सो माहे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया. फटाफट से सबके आंसर्स आने चाहिए, जल्दी बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर. विच शिपयार्ड बिल्ड द इंडियन नेवीज ASW vessel माहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट? किसने बनाया है? क्या ये मैज़ेगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड है? क्या ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड है? गोवा शिपयार्ड है? या तो हिंदुस्तान शिपयार्ड है? ये सारे ऑप्शन जो है ना, वो कंपनीज है जो कि शिप मेकिंग में इन्वॉल्व है. लेकिन आपका आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है कोची शिपयार्ड लिमिटेड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, आइए चलिए. यूरोपियन यूनियन, इंडिया और यूरोपियन यूनियन कंडक्ट फर्स्ट ज्वाइंट काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज. काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज का मतलब क्या है भैया? काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हम लोग ड्रोन्स को मार गिराएंगे. एक ऐसा एक्सरसाइज है ना जहां पे ड्रोन्स को मार गिराने की बात हो रही है. ठीक है, देखो क्लियर है? चलिए देखिए, अगर मैं देखो यहाँ पे कौन कौन है भैया? इंडिया है और यूरोपियन यूनियन है. यूरोपियन यूनियन याद रखना, ये G20 का भी मेंबर है. G20 का भी मेंबर है. यूरोपियन यूनियन में आपको 27 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगे. कितने? 27 मेंबर कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंदर ना आपको यूरोपियन काउंसिल भी देखने को मिलेगा, आपको यूरोपियन पार्लियामेंट भी देखने को मिलेगा. ठीक है, आपको यूरोपियन कमीशन भी देखने को मिलेगा. ठीक है, सबके हेड्स अलग अलग हैं. जैसे अगर मैं यूरोपियन काउंसिल की बात करूं तो एंटोनियो कोस्टा इसका हेड है. वहीं मैं यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करूं तो यहाँ पे रोबर्टा मेटसोला. ठीक है, और वहीं मैं यूरोपियन कमीशन की बात करूं तो उर्सुला वॉन इसकी क्या हो जाएगी? हेड हो जाएगी. ये वही उर्सुला वॉन है जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन में से आती है. मोस्ट पावरफुल वुमेन की कैटेगरी में नंबर 1 पे आपको ये देखने को मिलेगी उर्सुला वॉन. 27 इसके मेंबर कंट्रीज हैं. इसके लिए बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन सबसे पहला जो ट्रीटी साइन हुआ था उसे हम ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं. ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, जो कि 1952 में साइन हुआ था. ये बात आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है यहाँ तक न्यूज? ठीक है, अब क्या हो रहा है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हो रहा है. इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि कैसे जो एनिमी के ड्रोन्स हैं उसको हम लोग मार गिराएं भैया. ठीक है, आओ. सो 13 से 15 अक्टूबर के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ. एनएसजी के जो हेडक्वार्टर है मानेसर हजारा के अंदर, यहाँ पे इसे होस्ट किया गया. पहली बार इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कर रही है. वही चीज है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिसे आसानी से टारगेट किया जा सकता है,
उनको यहाँ पे सिक्योर किया करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो याद क्या क्या रखना है, मानेसर हरियाणा में हुआ है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो। When was the first India European Union joint counter drone exercise held in October 2025? बताइए जरा, अक्टूबर 2025 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एक्सरसाइज हुआ है वो हुआ कहां पे है? क्या ये बेंगलुरु में हुआ है? क्या ये बेंगलुरु में हुआ है? क्या ये न्यू दिल्ली, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ है? ये ब्रुसेल्स कहां पे है? बेल्जियम के अंदर। क्या ये मुंबई में हुआ है? क्या ये हरियाणा में हुआ है? बिल्कुल हरियाणा का मानेसर शहर में हुआ है। हरियाणा के मानेसर शहर में हुआ है। ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला है नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। कह रहा है इंडिया अनवील्स फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक एंड जीन थेरेपी अ ब्रेक थ्रू। देखो, हमने खुद से क्या बनाया है? एंटीबायोटिक बनाया है। हमने क्या बनाया सर? हमने खुद से एंटीबायोटिक बनाया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले भी एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक आपको कुछ हुआ है, ठीक है, तो उसके क्योर के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो एक आपका एंटीबायोटिक है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। जीन थेरेपी क्या होता है, या मैं कहूं जीन सीक्वेंसिंग क्या होता है? तो कोई भी एनिमल हो गया, है ना, कोई भी स्पीसीज हो गई, उसके डीएनए को हम प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस करते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं उसके डेटा को, इसी को हम लोग जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है जिसका अनाउंसमेंट जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। पहली चीज, इंडिया का पहला होम ग्रोन यानी कि खुद से बनाया हुआ एंटीबायोटिक जिसका नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? भारत का पहला खुद से बनाया हुआ एक ऐसा एंटीबायोटिक है ना जिसका नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन, जिसे बनाया गया है डीबीटी और वोक हार्ड के कोलैबोरेशन की मदद से। ये क्या करेगी? ये जितने भी रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस यानी कि सांस लेने वाले जितने भी इंफेक्शंस होते हैं, उनको ट्रीट करने का काम करेगी ये एंटीबायोटिक। भारत की जो टारगेट है विकसित भारत बाय 2047, इसके साथ अलाइन करके काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे वेलोर के अंदर, है ना, डीबीटी के द्वारा जीन थेरेपी भी किया गया है। किससे रिलेटेड? हेमोफीलिया से रिलेटेड। कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा हेमोफीलिया क्या होता है? बताइए, हेमोफीलिया क्या होता है? हेमोफीलिया क्या होता है? देखो, हेमोफीलिया जिसको हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज भी कहते हैं, है ना। जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन के जो पहले प्रिंस वगैरह हुआ करते थे, है ना, उन सबको हेमोफीलिया। तो इसमें होता क्या है? होगा कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही कट होगा, है ना, अभी क्या होता है, आपका हाथ कटता है, हाथ कटने के बाद खून बहता है, खून बहने के बाद एक समय के बाद ये खून रुक जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाती है। लेकिन हेमोफीलिया के अंदर ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, खून रुकेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जीन थेरेपी जो है वो कंडक्ट किया गया किसमें? हेमोफीलिया में, है ना। और 60 से लेकर 70% करेक्शन के साथ हमने अचीव किया, जीरो ब्लीडिंग केसेस के साथ। मतलब समझ रहे हो, अगर 100 केसेस होंगे तो इसमें से 70 या 60% केसेस में ऐसा हुआ है कि जीरो ब्लीडिंग केसेस आपको देखने को मिले हैं, है ना। 1 मिलियन इंडिविजुअल्स का हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, यानी कि इनके डेटा को, है ना, कैटेगराइज करके रखेंगे ताकि फर्दर जो है हम ट्रीटमेंट एंड ऑल जो है वो कर सके। सो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया का पहला इंडिजिनियस एंटीबायोटिक? सबके आंसर्स आने चाहिए। भारत का पहला इंडिजिनियस खुद से बनाया हुआ एंटीबायोटिक कौन सा होने वाला है? क्या ये एजिथ्रोमाइसिन है? क्या ये सिप्रोफ्लॉक्सिन है? डॉक्सीसाइक्लिन है? रिफेम्साइन है? या फिर नेफिथ्रोमाइसिन है? नेफिथ्रोमाइसिन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। चलिए, एमओयू एंड कोलैबोरेशन की बात हो रही है, आइए देखते हैं किसका किसका कहां पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, एमओयू हो रहा है।
तो इंडिया और यूके, सबसे पहले यूके की बात हुई है, तो यहाँ पे आपको स्टारमर साहब देखने मिलेंगे, है ना। स्टारमर साहब यूके के प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखने को मिलेंगे, जिसको यहाँ पे आप देखोगे, जिसको यहाँ पे लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस लिए? क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए या इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंप्लीट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, है ना। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंप्लीट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान था। तो इंडिया और यूके के बीच में आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद आप देखोगे रिसेंटली रामानुजन अवार्ड, रामानुजन अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड देता कौन है? सस्त्रा, सस्त्रा, ठीक है। कहां का है ये? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। इसने अवार्ड किसको दिया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। शस्त्र रामानुजन अवार्ड किसको मिल रहा है? जल्दी से, जल्दी से, शस्त्र रामानुजन अवार्ड किसको मिल रहा है? देखो, शस्त्र रामानुजन अवार्ड अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर डूम को मिला था, लेकिन वहीं अगर मैं 2025 की बात करूं तो ये एलेक्जेंडर स्मिथ को मिल रहा है, स्मिथ को मिल रहा है। इसमें बशर्ते क्या होती है? एज क्राइटेरिया थोड़ा सा बता देंगे कि इसमें एज क्राइटेरिया आपकी कितनी होनी चाहिए। आप एक मैथमेटिशियन होनी चाहिए, आपने कुछ अच्छा काम किया हो मैथमेटिक्स की फील्ड में, तब आपको शस्त्र रामानुजन अवार्ड दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, इंडिया यूके जो है लॉन्च करी है रामानुजन फेलोशिप फॉर यंग साइंटिस्ट, है ना। तो एक फेलोशिप प्रोग्राम दोनों देश मिलकर कर रहा है, किसके लिए? यंग साइंटिस्ट या फिर जूनियर रिसर्चर्स के लिए, ठीक है, टू हेल्प यंग इंडियन साइंटिस्ट परस्यू थ्योरेटिकल रिसर्च एट लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस। मतलब क्या हो रहा है? देखो, मतलब इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, इंडिया के जो यंग साइंटिस्ट हैं या यंग रिसर्चर्स हैं, यंग साइंटिस्ट कह लो या रिसर्चर्स कह लो, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो लंदन के लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में जाएंगे और थ्योरी की नॉलेज लेकर आएंगे मैथ्स के ऊपर, ठीक है, थ्योरी की नॉलेज लेके आएंगे। यहाँ पे इसे 2 फेजेस में लॉन्च किया जा रहा है, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। फेज 1 में जो GNCSR के PhD स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे ये इस सेंटर को विजिट करेंगे यूके के अंदर। एंड दूसरे फेज में 3 ईयर रामानुजन जूनियर फेलोशिप इनको दिया जाएगा फॉर अर्ली करियर रिसर्चर्स इन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से यहाँ पे एक आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा, उसके PhD स्टूडेंट्स यहाँ पे विजिट करेंगे और थ्योरी वाला नॉलेज हासिल करेंगे। और दूसरे फेज में 3 साल का फेलोशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा, जहाँ पे इंडिया के यंग रिसर्चर्स को फिजिक्स और मैथमेटिक्स के फील्ड में बुलाया जाएगा इस जगह पे। सो बताना है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। अगर पूछा तो किसके किसके बीच में, तो आप कहते हैं यूके और इंडिया के बीच में 2 फेजेस में से लॉन्च किया जा रहा है सर, है ना। थ्योरेटिकल रिसर्च करना इसका मेन मकसद हो जाएगा। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड प्लस आईटी मद्रास क्या कर रही है? एक सेंटर को डेवलप कर रही है, और ये सेंटर किस पे फोकस करेगा? सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेगा, सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेगा, याद रखना, सस्टेनेबल एनर्जी। सो कोल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद आईटी मद्रास टू सेट अप अ सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, जहां पे सस्टेनेबल एनर्जी के एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन करने की बात की जा रही है। यहाँ पे सेंटर के अंदर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ताकि लो कार्बन, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस हम लोग लाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो रहा हो, ठीक है, और इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का टारगेट हम लोग पूरा कर सके। देखो, आपको पता है कि हमारा टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, क्या है? 2047। हमारा टारगेट है एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट, एनर्जी के सेक्टर में
सेल्फ सफिशिएंट कह लो या सेल्फ रिलायंट कह लो। ये टारगेट कब तक का है? 47 का है। ये 2070 कर लो भैया। कहाँ गया? हाँ, इससे 2000 थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलो ठीक है। तो एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने का टारगेट कितना है? एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट का टारगेट कितना है हमारा? 2027 है। कितना है? 2070 है, सॉरी। नेट जीरो कार्बन एमिशन सेल्फ रिलायंट का 2047 एंड 500 गीगावाट ऑफ फ्री एनर्जी, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2030। और ये सब कुछ करने के लिए हमें क्लीन एनर्जी सोर्सेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, और इसीलिए कोल इंडिया लिमिटेड आईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेट कर रही है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आईटी मद्रास इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए मिसलेनियस न्यूज की तरफ आते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को। इस बार का थीम याद रख लेना, एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। सभी पोलियो को खत्म करना है, सभी बच्चे तक पोलियो की वैक्सीन पहुंचानी है, हर जगह पहुंचानी है। नेक्स्ट मिसलेनियस न्यूज है, एक इंडियन ओरिजिन राइटर है जिनका नाम है सुनील अमृत। इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। किस लिए? इनकी किताब है बर्निंग अर्थ। याद रखना, ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है हिस्ट्री के सेक्टर में, है ना। हिस्ट्री के सेक्टर में अवार्ड दिया जाता है ना। कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड आपने कुछ चीजें की हैं तो इसलिए अवार्ड दिया जाता है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। अगेन एक चीज, एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूं। हाँ, इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, आज आज है थर्सडे। देखिए मंडे को क्लासेस नहीं होने वाली थी, मैंने आपको बताया था। ट्यूसडे को क्लासेस नहीं होने वाली थी, मैंने बताया था। वेडनेसडे को क्लासेस होने वाली थी बट नहीं हो पाई किसी वजह से। आज थर्सडे है, आज क्लास हो चुकी है। कल से यानी कि फ्राइडे से हम लोग रेगुलर बेसिस पे, है ना, लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास में आपके साथ फायदा ये होगा कि आप अपने डाउट्स एंड ऑल क्लियर कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स एंड ऑल है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस 3 दिनों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं छठ पूजा के लिए मैं घर आया हुआ हूँ, है ना, और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसे भी क्लासेस चल सकती हैं। नॉलेज का आदान प्रदान होना चाहिए, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, जिसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। और अपने इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आवाज से रिलेटेड कोई डाउट हो, मेरा सुंदर सा चेहरा, है ना, आपको नहीं दिख रहा हो, अगर ऐसा कोई डाउट हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। कल सुबह 8 बजे आप सभी तैयार रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि क्लासेस रिस्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।